माननीय प्रांत सहसंघचालक जी, माननीय महानगर संघचालक जी, माननीय महानगर सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज के अपने इस विजयादशमी उत्सव में मुझे अपरिहार्य स्मरण हो रहा है सुदर्शन जी का। 9 वर्ष इस मंच से आपने उनका उद्बोधन सुना है और बाद के 3 वर्षों में भी वो इस उत्सव में उपस्थित रहे हैं। नहीं भी रहे हैं तो भी मन में एक आश्वस्ति रहती थी कि कहीं पर है। अब वो कहीं पर है वाली आश्वस्ति चली गई, परंतु कार्य की विजय यात्रा में ऐसे जो हमारे प्रेरणा पुंज होते हैं उनकी प्रेरणा कभी समाप्त नहीं होती। उनकी स्मृति से और आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, क्योंकि विजयादशमी तो है ही विजय का पर्व। युगों से मानव जीवन पृथ्वी पर चल रहा है, कितने ही प्रसंगों में से गया है, परंतु हर बार हम देखते हैं कि लंबा संघर्ष हुआ तो भी अंतिम विजय दानवता पर मानवता की होती है, असत्य पर सत्य की होती है। और इसलिए अपने परंपरा में इस विजयादशमी के पर्व को विजय का पर्व माना गया है। विजय का संकल्प करते हुए, शस्त्रों का पूजन करते हुए सीमोल्लंघन के लिए निकलना, मनुष्य अपने आप को सीमा में बांध लेता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? मनुष्य सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मनुष्य नर नारायण का रूप है, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। और इसलिए मानवीय व्यवहार में मन पर हुए इन आघातों के कारण जो अपनी सीमाएं हमने ही उत्पन्न की है, उनको तोड़कर आगे बढ़ना, ऐसा संकल्प लोग आज लेते हैं। इस संकल्प की बड़ी आवश्यकता रहती है जीवन में यशस्वी होने के लिए, विजयी होने के लिए। एक व्यक्ति का जीवन हो या समूह का जीवन हो, विजिगीषा, मेरी अपनी दुर्बलताओं पर, बाहर के संकटों पर मैं मात कर सकता हूं, हम मात कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा विचार करके मनुष्य इन सीमाओं से मुक्त होकर विजय अभियान का प्रारंभ करता है। अपने समाज को इस विजय अभियान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थिति को हम देखते हैं तो सब लोग कहते हैं कि परिस्थिति बड़ी कठिन है। कठिन परिस्थिति में से उबरने का मार्ग क्या है? संपूर्ण समाज इस प्रकार की विजिगीषु वृत्ति अंतःकरण में लेके अपनी दुर्बलताओं को विजय करके खड़ा हो जाएगा, तब विजय मिलेगी। और ये हम कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद के 65 वर्षों में भी हमने ये दिखा दिया है। उसके पहले तो दिखाते ही रहे, लेकिन हम लोग परतंत्र थे, इसलिए हम जो करते थे उसका कोई मूल्य नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में जाकर उनको भारत का संदेश सुनाया। एक तरह से
धर्म के क्षेत्र में उन्होंने विश्व दिग्विजय किया, लेकिन उस समय उसकी सराहना जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। उस समय भी हमारे यहां वैश्विक पुरस्कार पाने वाले लोग थे, लेकिन हमारे लोग छोड़कर बाकी सारी दुनिया को उसका कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि व्यक्ति थे, नेता थे, नारे थे, नीति थे, आंदोलन थे, परंतु समाज नहीं था। हम स्वतंत्र हो गए, खंडित क्यों न हो, स्वतंत्रता तो मिली, और 65 साल हमने अपने देश को चला के दिखाया। केवल जैसे तैसे चलाया नहीं, कुछ कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। स्वतंत्रता के बाद के 65 वर्षों के हम कई उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण हो चुके हैं, उदाहरण हो रहे हैं। जीवन के सब क्षेत्रों में सारी दुनिया को कभी न कभी दांतों तले उंगली दबाकर हमको देखने का मौका हमने दिया है, और इसलिए हमारे लिए सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, असंभव बात नहीं है कि परिस्थिति है, ठीक है, परंतु हम सब लोग मिलकर खड़े हो जाएंगे, अपनी दुर्बलताओं पर मात करके देश के लिए जिएंगे मरेंगे, तो इस परिस्थिति का उत्तर हम दे सकते, समर्थ रूप से दे सकते। ये वास्तविकता होने के बाद भी आज अगर समाज में आप घूमते ही होंगे, बातचीत चलती होंगी, चर्चाएं चलती होंगी, तो जो सुर सुनाई देता है वो चिंता का सुनाई देता है, कभी कभी तो निराशा का भी सुनाई देता है। क्योंकि अगर बाहर देखें तो चिंताएं हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। संकट भी है, हमारी अपनी कमियां भी है। हम जानते हैं अपने देश को शांति चैन से सोने का समय अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इधर पाकिस्तान है, उत्तर में चीन है। अब इनके स्वभाव और इनके इरादे दुनिया में किसी से छिपे नहीं है। इस मंच से तो लगातार पिछले 3 वर्ष मैं ही बोल रहा हूं, उसके पहले कितनी बार बोला जा चुका है। ऐसी स्थिति में हमारी सामरिक सिद्धता क्या है? हमारे सेना दल में योग्य अधिकारियों की हजारों जगहें खाली पड़ी है। हमारी सेना का अगर समर प्रसंग आ गया तो नेतृत्व कौन करेगा? हमारे देश का तरुण जैसे सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सेना में भर्ती होकर सैनिक बनूंगा, सेनापति बनूंगा, ये सोचता है क्या? अंग्रेजी में जिसको करियर कहते हैं, उस करियर की सूची में अधिक पैसा देने वाली सारी बातें शामिल है, परंतु देश के लिए सेवा का मौका देने वाली, देश के लिए प्राणों का बलिदान करने का अवसर देने वाली बातें उसमें है कि नहीं है? हमारे सैन्य बलों को पर्याप्त और योग्य शस्त्रास्त्र मिल रहे क्या? उनके पास बिल्कुल मोर्चे पर जाकर उनको रसद, शस्त्र, अस्त्र आदि पहुंचे, इसलिए हमारी सीमाओं के अंतिम छोर तक रास्ते पहुंचे हैं क्या? संदेश वहन की यंत्रणा लगी है क्या? संदेश वहन की रचना हुई है क्या? इन सब बातों को देखते हैं तो लगता है कि बहुत कमी है। इस पर से ऐसी भी बातें कुछ हुई है पिछले दिनों में। कोई भी तंत्र है उसमें समस्याएं रहती है, समस्याओं को सुलझाना होता है, लेकिन पदोन्नति को लेकर वहां तरह तरह के क्रय विक्रय के काम चलते, उसमें चलती हुई गड़बड़ी को लेकर सेना का मनोबल गिरे, इस प्रकार से जो चर्चा हुई वो अच्छी नहीं है, उससे समस्या नहीं सुलझती।
और इसलिए हमारा कहना है कि इस बात का विवेक सब लोग रखें। भारत की सेना हमारी सेना है। सीमा पे सैनिक हम घर में बैठ सके चैन से इसलिए लड़ता है। उनका मनोबल ठीक रखने का काम भी अपना है। उनको ये विश्वास चाहिए समाज से कि हम यहां सीमा पर है, हमारे पीछे हमारी परिवार की चिंता समाज कर लेगा, तंत्र कर लेगा, शासन कर लेगा, प्रशासन कर लेगा, पर्याप्त तो उसके लिए व्यवस्था शासन करेगा। उनको ये विश्वास देने का काम शासन, प्रशासन और समाज का भी है। उनके पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए लड़ने के लिए। शस्त्रों के जितने उत्पादन होते हैं अधिकांश हम बाहर से मंगाते हैं। यहां केवल उसको जोड़ जाड़ लेके अपना अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। कई वर्षों से सेना की तरफ से भी और समाज के जानकार लोगों की तरफ से भी आग्रह चल रहा है कि उत्पादनों में हम स्वावलंबी हो। सामरिक उत्पादन, अपने बचाव के लिए जो उत्पादन करना पड़ता है, उसमें वो हमारा अपना होना चाहिए। बाहर वालों ने बंद कर दी आपूर्ति तो क्या करेंगे? लेकिन उस दिशा में कोई नीतिगत उत्साह की पहल दिखती नहीं। अपने सीमा के कई बिंदु ऐसे हैं, विशेषकर अपने उत्तर पूर्व में, जहां पर अभी रास्ते तक पहुंचे नहीं है। चीन तो उधर से बिल्कुल सीमा तक आ गया। 8-8 धाराओं वाले रास्ते उसने वहां बना लिए, विमानतल बना लिए, रेल लाइन वहां चल रही है। हमारे तरफ से उसको कोई खतरा नहीं है, फिर भी इतनी चौकसी रखता है। हम लोगों को कितना सावधान होना चाहिए। इस दिशा में बातें तो हुई है, क्योंकि जानते सब है, नए सिरे से बात कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जानने के बाद भी होता नहीं, यह समस्या है। सुरक्षा सूचनाओं का अपना आदान प्रदान तरह तरह की अपनी सुरक्षा एजेंसियां करती है, उसमें तत्परता, उनकी सूचनाओं के अनुसार सावधानी बरतने की तत्परता, पिछले कई प्रसंगों में ये बातें दिखी नहीं है। सेना दलों के समन्वय का कहीं कहीं कमी नजर आती है, उसको ठीक करने के लिए उपाय किया गया नहीं है। वो सारी बातें होनी चाहिए, नहीं तो अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता कैसे अपनी दूर होगी। सामरिक बल ठीक है, लेकिन सीमा की चौकसी नहीं है तो कैसे होगा? भूमि सीमा हम जानते हैं कितनी सच्छिद्र है, घुसपैठी आते हैं उसमें से, आतंकवादियों के लिए हथियार आते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, बनावट नोट आते हैं, फर्जी नागरिक भी आते हैं। और इन सबको रोकने का काम जिस चौकसी से होना चाहिए वो कहीं दिखती नहीं, बार बार उसकी चर्चा होने के बाद। लेकिन हमारी सागरीय सीमा भी खुली है। बंबई पर हमला तो उधर से ही हुआ था। और सीमा यानी केवल एक तटवर्ती प्रदेश की जलों को स्पर्श करती हुई अंतिम रेखा नहीं होती। हमारी सागरीय सीमा के अंदर सैकड़ों द्वीप है। इन द्वीपों के रखरखाव की, वहां पर रक्षण की व्यवस्था नहीं है। कौन से द्वीप हमारे हैं इसके बारे में हमने कोई पक्का दावा भी किया नहीं। और इसलिए बेवसाऊ द्वीप है, कहीं भी कोई भी आके बसता है वहां। सोमालिया तक के स्मगलर आकर वहां पर पनाह ले सकते हैं। कई प्रकार के खतरे इन द्वीपों के हमारे नजर से ओझल हो जाने से हो सकते हैं, विवाद भी होते हैं। ये सारा सीमा का जो पक्का बंदोबस्त चाहिए वो करना चाहिए। और लड़ाई का प्रसंग आने के बाद ये बात कहां आती है, लेकिन लड़ाई का प्रसंग ही ना आए इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी भूमिका होती है। और इस मामले में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के हमारे जो देश है पड़ोसी,
वो सब इस सत्य को जानते हैं और मानते भी हैं कि भारत के साथ उनका सदियों से केवल व्यापारिक संबंध रहा है, लोगों के आने जाने का संबंध रहा है, इतनी बात नहीं है। तो अपने अपने देश के जनजीवन के मूल में जो मूल्य है, जीवन के मूल्य, वो इन सब देशों के समान है और इसलिए भारत उनको अपना लगता है। ये हमारे स्वाभाविक मित्र है, बंधु है, इसलिए उन सबके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध होने ही चाहिए, घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। विशेषकर चीन के दांव पेच अगर हमने देखे तो हमारे चारों ओर उसने अपनी उपस्थिति को पक्का कर लिया है और वो इस प्रयास में है कि भारत के साथ ये देश न जुड़े, हमारे साथ जुड़े। वैसे तो चीन के साथ भी अपना पुराना संबंध है, आर्थिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है, उसका भी आधार लेना चाहिए चीन को काबू में रखने के लिए। लेकिन इन देशों में तो हमको आज भी वहां भारतीय मूल के कितने लोग बसते हैं। यहां जैसे मंदिर मिलते हैं वहां वैसे ही भव्य मंदिर वहां भी मिलते हैं, वही त्योहार वहां भी होते हैं। और इसलिए उन देशों से अपने संबंध होना, इसके लिए प्रयास भी किया। सरकार ने घोषित किया था कुछ दिन पूर्व कि अब अपनी पॉलिसी लुक ईस्ट होनी चाहिए, पूरब की तरफ देखो, अमेरिका पर निर्भर मत रहो, मित्रता बनाओ अपने पड़ोसी देशों से जो वास्तव में अपने सदियों से परंपरागत सांस्कृतिक भाई है। बहुत अच्छी घोषणा है, बिल्कुल सही नीति है, परंतु उसमें गति चाहिए। फुर्सत से करने की बात नहीं है। जिस गति से चीन बढ़ रहा है, जिस गति से तरह तरह की समस्याएं हम लोगों के आपसी संबंधों में दूरियां उत्पन्न कर रही है, उसको देखते हुए बहुत शीघ्र हमको वहां के अपने भारतीय मूल के नागरिकों को सचेत करते हुए, उनके हितों की रक्षा भी करते हुए इन सब देशों को अपना घनिष्ठ मित्र बंधु बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने ही है, ये सब अपने ही है। लेकिन इस दृष्टि से गति की बात दिखती नहीं और इसलिए चिंता होती है कि नीति में कोई ऐसा विचार होता है क्या, देश के हित में विचार होता है कि कैसे होता है, कुछ हम सीखते हैं क्या। कश्मीर की समस्या चली, अभी भी चल रही है। 10 साल पहले वहां बेहतर स्थिति थी। 10 साल में जो उल्टी नीतियां चली, अलगाववादी आतंकवादी उनकी खुशामद करना और देशभक्तों की आवाज को दबाना, उसके परिणाम क्या है? आज वहां आतंकवाद के पुनरोदय की आहट लग रही है। वास्तव में कश्मीर घाटी में और जम्मू और लद्दाख के विकास में होने वाला भेदभाव नीतिगत समाप्त करना चाहिए। विभाजन के समय वहां पर कितने लोग आए बसने के लिए, दूसरे प्रांतों में जा रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री थे तब शेख अब्दुल्ला, उन्होंने कहा उनको कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे राज्य में बसिए। उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर रुक गए। अभी तक उनको राज्य की नागरिकता तक नहीं, उनको नागरिक बनाना चाहिए, देशभक्तों की संख्या बढ़ेगी। घाटी से विस्थापित हो गए इतने वर्षों से कश्मीरी पंडित, वो भारत भक्त और हिंदू रहते हुए अपने गांवों में सुरक्षित स्वसंरक्षण क्षम बनकर सम्मान पूर्वक बच सके, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना, तब तो वो वापस जाएंगे, उसके पहले कैसे जाएंगे? ये सारी बातें होनी चाहिए थी।
धीरे धीरे कश्मीर के सात्मीकरण की प्रक्रिया चलाकर भारत के अन्य राज्यों जैसा वो भारत का एक राज्य हो, इस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन इसको देखा नहीं गया। अपने राष्ट्रीय एकता अखंडता की स्पष्ट दृष्टि न होने के कारण ये हमारा प्रश्न वास्तव में संसद का एक मुख से प्रस्ताव है कि गुलाम कश्मीर की भूमि वापस आना, इतनी ही कश्मीर समस्या बाकी है। लेकिन समस्या क्यों है? वो अपनी भूमि है तो अपनी सेना को भेजकर क्यों नहीं ले सकते? हम ही उसको यूनो में लेके गए। वास्तव में उस समय पाकिस्तान ने विलीनित कश्मीर पर आक्रमण किया था। ये सीधा सीधा देश की सुरक्षा का प्रश्न था, सेना को आगे बढ़ने देते, समस्या ही नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय स्पष्ट राष्ट्र कल्पना की दृष्टि का अभाव होने के कारण हम ही यूनो में ले गए और इतने सालों से झेल रहे। इस सरकार की ओर से वहां संवाद करने वाले जो भेजे जाते हैं वही बात करते हैं कि आजादी की बात में दम है और उल्टा रिपोर्ट देते। जहां पर हिंदू जनसंख्या या हिंदू प्रभाव कम होता है वहां पर कौन से संकट आते हैं हम जानते नहीं क्या? सब दूर चल रहा है, इतिहास है अपने देश का और वर्तमान है। लेकिन जानबूझकर अपने मतों की लालच में वहां पर ऐसी अलगाववादी उग्रवादी भारत विरोधी प्रवृत्ति को पुचकारना और वहां के हिंदू की पीड़ा को बिल्कुल नजरअंदाज करना, ये नीति चली, उल्टी नीति चली। और इसलिए 10 साल पहले जो कश्मीर का वातावरण बिल्कुल ठीक हो रहा था, वैसी ही नीति आगे चलती तो शायद आज कश्मीर का चित्र कुछ और होता। आज फिर से समस्या बन गई है और इतने वर्षों की इस समस्या के अनुभव से हमने कुछ नहीं सीखा। ऐसा अगर हम अपने पूर्व दिशा की परिस्थिति देखते हैं, पता है घुसपैठ है उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में, सच्छिद्र सीमा है, चौकसी ठीक से नहीं है। बांग्लादेश के से वार्ता करके उसको वार्ताएं तो हुई लेकिन अपनी सीमा को ठीक करने का काम नहीं हुआ। अपने देश के अंदर से उसकी तारबंदी करने का काम भी अभी अधूरा है। वहां से घुसपैठिए आते हैं। पहले से वहां जो मतांतरण चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप नागालैंड में अलगाव, मिजोरम में अलगाव, मेघालय में अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा, उसमें से त्रिपुरा जैसे राज्यों में आतंकवाद चला। उस आतंकवाद का मुकाबला हुआ, समाप्ति की कगार पर जब आया तब फिर से उन्हीं मतों की लालच की नीति से और उसको पुनर्जीवन प्रदान किया गया। अपनी मौत से मरने वाले आतंक को बातचीत की टेबल पर जीवदान लेने वाले काम किए गए। वहां की जनता को नहीं पूछा, वहां के जानकारों को नहीं पूछा, अपने अहंकार में करते गए। और परिणाम क्या हुआ? कितने वर्षों से सब लोग बोल रहे, गुप्तचर एजेंसियां रिपोर्ट भेज रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, राज्यपालों तक ने रिपोर्ट भेजी है कि इस घुसपैठियों को उनकी पहचान करो, उनके नाम भारतीय कागजों में से हटाओ और उनको वापस भेज दो, नहीं तो एक दिन ये वहां की सत्ता चलाएंगे और खतरा बन जाएंगे। ये परिस्थिति आई। अपनी सरकार बहुत सहनशील है लेकिन समाज के सहनशीलता को मर्यादा है। उपद्रव होता है, घुसपैठिए आते हैं तो जमीन दखल कर लेते हैं, नौकरियां दखल कर लेते हैं, देश के लिए एक अच्छा काम नहीं करते, सब अपना पेट अपना घर भरते, उसी के लिए आते हैं और देश विरोधी कार्यों में भी उनकी संलग्नता पाई जाती है। रोज का उपद्रव कितने दिन सहन करेंगे? छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। इस बार एक बड़ा विस्फोट हो गया, 3 लाख लोग बेघर हो गए। कितने मारे गए इसका निश्चित आंकड़ा आज भी कोई नहीं बता सकता।
अब इससे लड़ेगा कौन? ये सब होने के बाद भी इन सारे समस्याओं का हल ढूंढकर उसको करना, ये बात दिखाई नहीं देती। वही दबू नीति है। बोलने तक की मर्यादा, बोलते भी नहीं, आंखों से दिख रहा है। अन्य लोग बोलते चले आ रहे हैं उसके बारे में, वहां की जनता आक्रोश कर रही है। घुसपैठियों को निकालो बाहर, नाम लेने के लिए तैयार नहीं। न राज्यों की सरकार है, न केंद्र की सरकार। उत्तर पूर्वांचल की परिस्थिति आगे चल के ऐसी ही हो सकती है जैसी कश्मीर की है। अभी तक हुई नहीं, क्योंकि अपने सशस्त्र सुरक्षा बल वहां पर सीमा होने के नाते विद्यमान है और वहां की जनता का मनोबल पक्का है। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की जनता सहित पूरी जनता कहती है कि हम भारत के हैं। ये विदेशी घुसपैठ है, इनको बाहर निकालो। हम भारत से अलग नहीं होंगे, हम भारत से हमको अलग नहीं किसी को करने देंगे। इस निश्चय के साथ एकजुट होकर वहां की जनता आज खड़ी है और हमारे सशस्त्र बलों की उपस्थिति वहां है। लेकिन इसके साथ जो प्रशासन शासन का एक फुर्ती का चित्र दिखना चाहिए, देश हित रक्षा का चित्र दिखना चाहिए, वो कहीं दिखता नहीं। इतने बार इसकी चर्चा हो गई कि तुरंत घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। वो केवल वहां नहीं है, वहां के जनसंख्या का असंतुलन तो हो ही गया। कितने ही जिलों में बहुसंख्या हो गई विदेशी घुसपैठियों की, लेकिन वहां से सारे भारत में फैलते हैं। हर राज्य में, हर बड़े शहर में है। उनकी पहचान होनी चाहिए। उनको राशन कार्ड दिया गया होगा, वोटर सूची में उनका नाम होगा, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। और इस जांच में कोई गड़बड़झाला नहीं होना चाहिए। एक बार कोर्ट के आदेश से शुरू किया, 2-3 राज्य सरकारों ने डी वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स, उनकी पहचान करना। कौन बाहर से घुसे आए और वोटर लिस्ट में घुस गए हैं। एक भी घुसपैठिया बाहर नहीं निकला। कार्रवाई किस पर हुई? जो वहां से खदेड़े गए थे, अपनी इच्छा से नहीं है, वहां प्राण देने पड़ेंगे, मरना ही पड़ेगा, इसलिए जान बचाने के लिए जो भारत में आए और जिनको आश्रय दिया भारत ने और बसाया, पहले कैंपों में बसाया, बाद में गांवों में भेजा, ऐसे शरणार्थी हिंदुओं पर ही अत्याचार हुआ। अब ये सरकार या ये प्रशासन या कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन, उसको यह अंतर समझ में आना चाहिए ना। दुनिया का हिंदू जाएगा कहां? उसको तो भारत में आना पड़ता है। उसको बचाने वाला कौन है? जो आश्रयार्थी है, यूनो की अपनी परिभाषा के अनुसार उसको आश्रय देना चाहिए। वो ससम्मान वापस जाके वहां तक बसे, वहां फिर से बसे, ऐसा दबाव लाना चाहिए। और तब तक इनका खर्चा भारत में करते हुए वो खर्चा वसूल करना चाहिए। लेकिन जो देश के विरोध में चलता है, आकर यहां का जनसंख्या संतुलन, नौकरियों का संतुलन, जमीन आदि आदि सारी बातों में गड़बड़ करता है, उसको तो तुरंत बाहर भेजना चाहिए। इसलिए उनकी पहचान करो, कागजों से नाम हटाओ, बाहर भेजो, सीमाओं की सुरक्षा पक्की करो। ये सारी बातें हम बोलते हैं, सारी बातें बोलते चले आए हैं, लेकिन क्यों होता नहीं पता नहीं। राष्ट्र के हित में जो नीति है उसको अविलंब करना, यह होने के बजाय राष्ट्र के विरोध में चलता है, उसी को बढ़ावा मिलता है। अब ये आसाम में घटना हुई, उसी समय बर्मा में भी रोहिंग्या मुसलमान वहां पर है, उनके साथ कुछ हुआ, वो सब वहां से निकले भारत में आए। विदेशी नागरिकों को कोई घुसने नहीं देता बिना अनुमति। वही लोग जब बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश सरकार ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। हमारे यहां सीधा वहां से चले हैदराबाद तक गए। और जिसका जिस घटना का अपने देश से संबंध नहीं, उनके लिए यहां पर प्रदर्शन हुए। असम की घटना में
सीधा सीधा विदेशियों की विरुद्ध कुछ हुआ था वहां। ये सारा उधर किसमें से हुआ? विदेशी घुसते हैं, जो अपने देश के लोग हैं, उसमें मुसलमान भी है, उनको तकलीफ होती है। परंतु इन विदेशियों का पक्ष लेकर भारत में कहीं कहीं प्रदर्शन हुए, कहीं तो बड़े उग्र हुए। मुंबई की घटना प्रसिद्ध है। शहीद ज्योति पर लत्ता प्रहार करने वाला चित्र सारे देश में घूम रहा था उस समय, और इसका बंदोबस्त करने के बजाय वहां कहा गया कि उसको जो पकड़ेंगे, उसको जो रोकेंगे, उन्हीं को निकाल देंगे। ऐसा अगर चलेंगे तो कैसे होगा? देश के सुरक्षा की चिंता लोगों को होगी नहीं तो क्या होगी? जो वास्तव में ठीक है, जिससे देश में सौहार्द पैदा होता है, जिससे देश की सुरक्षा होती है, उसके पक्ष में खड़ा होने के बजाय अपने मतों के स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए राजनीतिक लोग उल्टी नीतियां चलते हैं। और एक उदाहरण है बिल्कुल ताजा। श्री राम जन्मभूमि का निर्णय कोर्ट में है। कोर्ट में है तो वहां और कुछ करना नहीं चाहिए। बाहर संसद में मिल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग, संसदों को कह रहे कि कानून लाइए, न्यायालय में चलेगी बात। लेकिन अभी ऐसा पता चला है, वहां समाचार छपे कि इस राम जन्मभूमि से लगी हुई कोई जमीन राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी, केंद्र सरकार खर्चा करेगी और वहां बड़ा कोई स्मारक बनेगा। पूछने वालों ने पूछा स्मारक किस बात का? तो बोले मस्जिद का स्मारक बनेगा। बाद में सुधार लिया उन्होंने, कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्यों भाई? ये झगड़ा कायम रखना क्यों चाहते हो? इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है, वहां रामलला है, जन्म स्थान पर उनका मंदिर बनना चाहिए। केवल वो किसने बनाना और बंटवारे की बात है जो बिना मांगे बताई गई थी, उसका कुछ निर्णय होना है कोर्ट में। जानते हैं आप लोग कि जब से वहां वो ढांचा खड़ा हुआ पुरातन काल में 1516वीं शती में, तब से आज तक वो किरकिरी बनी है हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, झगड़ा कायम रहता है। उसके कारण 1857 में लड़े हमारे लोग, हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े अंग्रेजों के साथ। तो वो एकता पैदा करने के लिए पहला काम दोनों के नेताओं ने अयोध्या में ये किया कि उन्होंने राम जन्मभूमि हिंदुओं के नाम कर दी। और पराजित हुए लड़ाई में तो अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए पहला काम ये किया कि ये सलोखा करने वाले जो दो मुख्य नेता थे, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का, दोनों को वहां फांसी दिया। मन में जलना पैदा करने वाला ये इश्यू रखते क्यों है आप? कोर्ट ने जो दिशा बताई है उस पर संसद कानून लाए भाई, इसका दूसरा क्या हाल हो सकता है? एक मत से कानून लाए। 1992 में जो कानून बना जिसके तहत और किसी धर्म स्थान पर अब परिवर्तन हो नहीं सकता, 1947 के पहले की स्थिति कायम रखेंगे ऐसा था, उससे राम जन्मभूमि को अलग रखा गया। क्यों रखा गया? इसका कुछ करना है। कोर्ट ने क्या बताया? संदेश स्पष्ट है। वहां अगर भव्य मंदिर बनता है कानून से, सब सहयोग करेंगे और हमेशा के लिए वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये वास्तव में हिंदू समाज के साथ अपने आप को हिंदू न मानने वाले उनके ही भाई है, समान पूर्वजों के वंशज है, इसी देश के रहवासी है, इसी संस्कृति के वारिसदार है। जानते नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग रहते। वो अलगाव जाएगा, सौहार्द पैदा होगा। तो ये षड्यंत्र क्यों चला रहे? आने वाले चुनाव में मतों की गड्डी काटने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, समाज देश की चिंता नहीं करना। इस प्रकार की नीति चलती है, इसका ये बिल्कुल उदाहरण है। लेकिन ये चलेगा नहीं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर
कानून बनाओ, राम जन्मभूमि न्यास को भव्य मंदिर बनाने की अनुमति देना है। मुसलमानों के लिए जो बनाना है, अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के बाहर बनना चाहिए। ये करने से झगड़ा खत्म होगा, आपस में सौहार्द बढ़ेगा। इसमें जो राजनीति घुसी है पहली से, जिसके कारण झगड़ा हुआ, वो राजनीति बाहर चली जाएगी। लेकिन उसी राजनीतिक मनोवृत्ति से इसमें अड़ंगा डालने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देश ही तो कोई परवाह है क्या। अब रिटेल में एफडीआई ला लिया, अब ये सीधा आर्थिक निवेश, प्रत्यक्ष आर्थिक निवेश। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनकी एक क्षमता नहीं है, उनका ये प्रशिक्षण भी नहीं है कि ऐसे कंपनियों के साथ लड़े। उनका क्या होगा? बीमा में भी, पेंशन में भी हमारी पूंजी उनके हाथ में रहेगी। कल जब्त कर ली तो पेंशन कहां से मिलेगा? स्वतंत्र देश को अधिकतम स्वावलंबी होना चाहिए। हम अधिकतम परावलंबी अपने आप को कर रहे हैं। रिटेल में ये अगर आ जाएगा तो हमारी अन्य सुरक्षा का क्या होगा? बहुत तज्ञों ने सवाल किए, उसका कोई जवाब नहीं। इतनी सारी प्राकृतिक संपदा हमारी होती है, उसके अवैध लूट वैसे ही हो रही। विदेशी कंपनियां आएंगी तो क्या करेगी? हमारे आणविक अनुसंधान के लिए, आणविक प्रगति के लिए हमारे पास थोरियम का अकुत भंडार है। राम सेतु का प्रकरण हुआ था, तब से हम कह रहे हैं कि उसका उपयोग करो। आज देश के सब वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, सरकार ने भी कुछ प्रयास शुरू किया है, लेकिन कितना उसकी तस्करी कितनी हो रही, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। हमारी भूमि चाहे जैसी खोदी जाती है, वहां के लोगों को विस्थापित करते हैं और हमारे खनिज बाहर जा रहे हैं। पर्यावरण की हानि हो रही है, क्या कहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? गरीबों की संख्या बढ़ रही है और अमीर और गरीबों की खाई बढ़ रही है। लोग अपने भूमि से बेदखल हो रहे हैं, उनका पुनर्वासन ठीक से नहीं हो रहा है। जिस सुधार के हम डींग हाँकते कि हम 9% के दर से चल रहे थे, वो भी 5% पर आ गया, और हम कहते कि हम सुधार करेंगे। न चर्चा, न कहीं कोई तफ्तीश, हड़बड़ी में लाए जाते हैं। अरे भाई, इस विकास की इतनी हड़बड़ी क्या है? इस सुधार की इतनी हड़बड़ी क्या है? वास्तविक सुधार तो जहां होना चाहिए वहां तो ध्यान नहीं दे रहे। ये हमारा चुनाव तंत्र, कई प्रकार के दोष है इसमें, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं, कान पर जू नहीं रही थी। हमारी कर प्रणाली में कितने प्रकार के सुधार आवश्यक है? कुछ नहीं। देश में जो आर्थिक व्यवहार चलते हैं, उनकी निगरानी की हमारी व्यवस्था पक्की नहीं है, उसमें ढिलाई बरती जाती है, भ्रष्टाचार के प्रकरण होते हैं। उसको ठीक से करना, लोकपाल कानून की मांग चलती है, सरकार मांग करने वालों पर लाठीचार्ज करती है। मनुष्य इस दृष्टि से अच्छा बने, इसलिए शिक्षा में संस्कार होना चाहिए। उन संस्कारों को निकाल बाहर करने की जल्दी अपने शिक्षा मंत्रालय को ही। और यह सारा ऐसे हो रहा है, कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, पता ही नहीं चलता जनता। सूचना अधिकार की मांग करती है जनता, उस कानून में सुधार के बहाने उस कानून को ही निष्प्रभावी कर दिया जाता है। इन बातों में सुधार चाहिए। इन सुधारों का क्या उपयोग है? सारी दुनिया में इनका क्या अनुभव है? रिटेल में एफडीआई का सारी दुनिया में अनुभव अच्छा नहीं है। ये सारा जो विकास तंत्र है, उसके फलस्वरूप दुनिया के सामने कितनी समस्याएं खड़ी हो रही। दुनिया के चिंतक तो उन समस्याओं का उत्तर हमसे चाह रहे, क्योंकि वो मानते हैं कि इन समस्याओं का उत्तर देने की दृष्टि और शक्ति पैदा करने वाले मूल्य, उन मूल्यों के आधार पर चलता रहा हुआ सतत जीवन भारत के पास है, इसलिए उनको भारत से आशा है। और हम उनका अंधानुकरण कर रहे हैं, और उस अंधानुकरण के हमको परिणाम वैसे ही मिल रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार है, कौन करता है भ्रष्टाचार?
तथा कथित आधुनिक शिक्षा को जिसने जितना ज्यादा पाया है और जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न है, उन्हीं के नाम ज्यादा आते। आज भी हमारा सामान्य समाज है, उसमें यह अप्रामाणिकता नहीं दिखती। क्यों? संस्कारों का अभाव है। उसके चलते भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन भी चल रहे हैं। आंदोलनों में हमारे स्वयंसेवक भी है। हमने कहा था अपने प्रस्ताव में कि चरित्र निर्माण ये भ्रष्टाचार के निर्मूलन का मूल और मुख्य उपाय है। उसको हम कर ही रहे हैं, इसलिए हम उसी पर लगे रहेंगे। लेकिन हमारे लाखों स्वयंसेवक है, आंदोलन के कई धारा चल रही, जो धारा उनको पसंद है उसमें वो लग सकते हैं और वो लगते हैं। परंतु हम अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देंगे, हम लगे हैं उसमें। परंतु इन सारी बातों का विचार करना, ये अंधानुकरण छोड़ना, जिसके कारण मनुष्य का पतन होता है। अपने समाज जीवन में कम खराबी आई है क्या? परिवारों का टूटना कहां पर ज्यादा होता है? कौन से वर्ग में ज्यादा होता है? घटस्फोट का प्रमाण बढ़ा, हत्याएं, आत्महत्याएं, अपराध बढ़े, व्यसनाधीनता हमारे यहां बढ़ी। 50, 70, 100 साल पहले हमारे यहां जो नहीं था वो आज बढ़ा है। ऊपर से हमारे मूल्य क्या है, हमारा मूल्य क्या है, हमारी परंपरा क्या है, इसकी चिंता किए बिना ऐसे कानून लाए जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, इसकी मान्यता है क्या हमारी परंपरा में? और जिनकी यह मान्यता नहीं है, उनकी परंपराओं में मान्यता होगी, इसकी है कि नहीं पता नहीं। लेकिन दुनिया में जहां यह चलता है, वहां नीतिमत्ता का स्तर क्या है? वहां नीतिमत्ता का स्तर क्या है? कैसे कैसे ऐसे विचार होते हैं, कानून लाते हैं। हिंदू समाज को तो लगता है जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है। कांची आचार्य पर हाथ डालने से शुरू हुआ सिलसिला, और तब से अभी तक लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई। अभी तक सही कौन है, उनके हत्या के गुनहगार पकड़े नहीं गए। मंदिरों के अधिग्रहण, मंदिरों की संपत्ति का क्या विनियोग होता है? हिंदुओं के लिए तो नहीं होता है। हिंदू मंदिर की संपत्ति दान में दी जाती है। जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं के जो भक्त नहीं है, भक्तों ने देवताओं के लिए अर्पण किया हुआ धन, उसका दुरुपयोग इधर कैसे होता है? अच्छे कामों में हो, ठीक है, मंदिर का प्रशासन ठीक किया जाए। मंदिर को लेना, उसके संपत्ति का अपहार करना, और सत्य साई बाबा जैसे संत और पद्मनाभ मंदिर जैसा मंदिर, इनके पास संपत्ति है, हिफाजत से रखी है। जब खर्चा होती है तब अच्छे कामों में खर्चा होती है। उसके बारे में तरह तरह की उल जलूल चर्चा, हिंदू भावनाओं पर आघात करने वाली, हिंदू देवी देवताओं की मान मर्यादा, उसका अपमान, ये सारा चल रहा है। और इसलिए इस सारी परिस्थिति को देखकर आज हिंदू समाज के मन में भी एक प्रश्न है कि हमारा देश है, हम परंपरा से यहां के रहवासी है, हम हिंदू है, ये हिंदुस्तान है, इसलिए इनका नाम भारत है। जब ये हिंदू जनसंख्या में कम होता है, निष्प्रभावी हो जाता है, तो उस प्रदेश के नाम तक बदल जाते हैं, वो पाकिस्तान हो जाता है। बंगाली भाषा के आधार पर अलग देश बनता है, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं बनता, वो बांग्लादेश हो जाता है। सब प्रकार की संकीर्णता, कट्टरता लेके और वो अपने आप को बदल देता है। अगर हिंदू कम हुआ तो हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। इस प्रकार की बात यहां पर हो रही है। बहुसंख्या है हम प्रजातांत्रिक हिसाब से, हमारे तरफ से बोलने वाला, हमारे भावनाओं को चिंता करने वाला कोई है कि नहीं? नेता, नारा, नीति, पार्टी, राजनीति देखकर लोग इसलिए निराश होते, इसलिए निराश होते। जिधर देखने की आदत थी, उधर आज देखने पर देखे ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए गांधी जी ने वर्णन किया था एक स्थिति का। उन्होंने कहा कि 7
पाप है, सामाजिक पाप, तत्वहीन राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, श्रम विना संपत्ति, वेल्थ विदाउट लेबर, विवेकहीन उपभोग, शील के बिना ज्ञान, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, बिना नीति के व्यापार, अनीतिकारक व्यापार, कॉमर्स विदाउट एथिक्स, और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान, और समर्पण के बिना पूजा। आज हिंदू जब इस देश की परिस्थिति देखे, हिंदू क्या कोई भी देखे जो अपने आप को हिंदू नहीं कहने वाला है, वास्तव में तो अपने देश में सभी हिंदू है, जो जानते नहीं हम हिंदू है वो भी अगर देखे उनको भी निराशा लगती है, क्योंकि ये सातों पाप वातावरण में दिखते हैं और इसलिए लोग निराश होते हैं। लेकिन निराश होने से काम होगा क्या? ये ठीक है, नीतियां जब उल्टी चलती है तो उनके बारे में बोलना पड़ता है, कड़ाई से बोलना पड़ता है, उसके लिए जिम्मेदार जो सरकार हो, जो प्रशासन हो, उस पर टीका टिप्पणी करनी पड़ती है। लेकिन केवल सरकार इसमें दायित्वधारी है क्या? केवल प्रशासन ये काम करता है? उनको चुनकर देने वाले कौन है? हम लोग हैं। आज अगर अपने ही निर्मित जालों में फंसकर वो लोग इसका इलाज करने के लिए इच्छुक नहीं है या असमर्थ है, तो उनको उस जाल से निकालकर अपने कर्तव्य पर सीधा खड़ा करने का काम किसको करना है? प्रजातंत्र में समाज को करना है। समाज इसके बारे में क्या करता है? क्या इन सब की ओर उंगलियां दिखाते समय हमने कभी अपने तरफ, अपने घर के तरफ भी देखा है? ये परिस्थिति ऐसी नहीं है जो अपने देश को समाप्त कर सकती या अपने समाज को मिटा सकती, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन हमको जागना पड़ेगा, हमको उदाहरण रखने पड़ेंगे। आखिर समाज आज तक जहां देखता था वहां अगर उसको दिखने लायक कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको दिखने लायक उदाहरण समाज में उपस्थित करने पड़ेंगे। पहले से है, बहुत सारे हैं, थोड़ा हम देखेंगे, हमको आदत नहीं समाज के अंदर सामान्य व्यक्ति में देखने की, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि जितनी बुराई देश में चल रही है उससे 10 गुना ज्यादा अच्छाई चल रही है। हम क्यों वहां देख रहे हैं? हम इधर देखें। देश में बहुत बड़ी सज्जन शक्ति है, मैं मिलते रहता हूं लोगों को, सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक, और सेवा करने वालों से लेकर तो राजनीति में काम करने वालों तक बहुत अच्छे लोग हैं। माध्यम उनको प्रकाशित नहीं करते क्योंकि उससे समाचार नहीं बनता। अच्छा होना ये मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, इसलिए मनुष्य बुरा बनता है तो बड़ा हो हल्ला चलता है, अच्छा है तो उसको देखता नहीं कोई। और हम लोगों को वहां देखने की आदत नहीं है। हम लोगों को आदत गत 2000 वर्षों में जो बिगड़ गई अपनी, वो आदत ऐसी पड़ी कि अपने उद्देश्य दूसरे को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। भगवान क्यों आएंगे? तुम अगर अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए खड़े हो तो तुम्हारा सारथ्य केवल करेंगे, इससे ज्यादा भगवान कुछ नहीं करते। वो नहीं आते तो फिर हमने सरकार को पकड़ा। ठेका देने से काम नहीं होता है, यह समाज का दायित्व है। हमको विचार करना चाहिए कि हमारे अपने संस्कार में, हमारे अपने घर के वातावरण में हमने अपने स्वत्व को कायम रखने वाले संस्कारों को रखा है कि नहीं। प्रत्येक घर यह समाज का एक किला होता है, सामाजिक वातावरण समाज का एक किला होता है, समाज की शिक्षा देने वाली सब संस्थाएं समाज का एक किला होता है। लेकिन अंतिम और सबसे मजबूत किला तो एक एक घर होता है, एक एक परिवार होता है। हमने अपने परिवार में सामाजिक संवेदना का वातावरण, स्वदेशी का वातावरण, समरसता का वातावरण, कर्तव्य बोध का वातावरण, शील युक्त प्रामाणिक आचरण का वातावरण हमने अपने घर में रखा है क्या? हमने अपने घर में ऐसा आदर्श उत्पन्न किया है? हम स्वभाषा स्वभूषा का गौरव रखते हैं घर में? हम अपने घर की संतानों को बताते हैं कि पैसा कितना कमाया ये बात गैर लागू है, तुमने पैसे जितना मिला उसका उपयोग क्या किया ये महत्व की बात है। हम बताते हैं अपने बच्चों को।
मेरे सामने एक सज्जन बैठक में खड़े हो गए, नागरिकों की वार्तालाप की बैठक थी, और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अपनी भाषा भूल रहे लोग, अपने देवी देवता भूल रहे लोग, इसलिए विद्यालय ऐसे चाहिए। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि मेरे नाती भी ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां लोग भाषा और अपना पूजा पद्धति भूल जाते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले आप अपने घर को ठीक करो ना। और यही करना पड़ेगा। सारा समाज अगर अपने कर्तव्य बोध को जागृत करके देश के लिए स्वयं को गुण संपन्न बनाकर अपने घर के वातावरण में परिवर्तन लाकर संगठित होकर खड़ा रहा तो इन सब बातों का इलाज है। ज्यादा समय नहीं, प्रजातंत्र है, चुनना तो अपने हाथ में रहता है। हम हमारे लिए क्या चुनते, हम हमारे लिए कौन चुनते, ये सारा अपने हाथ में रहता है। हमारी चुनने की बुद्धि जागृत रहे उस समय, हमारा करना स्वार्थ प्रेरित न हो, हम देशभक्ति, प्रामाणिकता, अनुशासन, स्वच्छता आदि गुणों का अपने देश में पालन करें। यहां सिंगापुर के माननीय राजदूत अपना उत्सव देखने के लिए आए। मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन सिंगापुर में जिस प्रकार की स्वच्छता और अनुशासन का पालन होता है, यहां अपने नागपुर में हम कर नहीं सकते। हम ही लोग देखने के लिए जाते तो वहां वैसे ही रहते, यहां क्यों नहीं रह सकते? हम लोग अपनी आदत को सुधारे, छोटी संकीर्ण बातों के अधीन होकर एक दूसरे के टांग खींचने का उद्योग बंद करें, गुण संपन्न बने, ऐसा जागरूक समाज खड़ा हो तो नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार सब रास्ते पर लाने की उसकी ताकत है। समाज में इस वातावरण को उत्पन्न करने वाले कार्यकर्ता तैयार करने का काम संघ करता है। संघ के लिए कई बार जो समाचार छपते वो राजनीति से जुड़े होते, संघ राजनीति नहीं करता। संघ के स्वयंसेवक है राजनीति में, स्वयंसेवक है इसलिए सलाह परामर्श होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो स्वतंत्र है अपने राजनीतिक दलों में काम करने के लिए, अनेक दलों में है। संघ का काम है मनुष्य निर्माण, ऐसे मनुष्य जो अपने अपने स्थानों पर अपने क्षेत्र में काम करते हुए ऐसा वातावरण बनाएंगे। संघ के स्वयंसेवकों को केवल शाखा में आने की शिक्षा नहीं देते हम। शाखा में जो सीखा है उसका 23 घंटा उपयोग अपने जीवन में करो। परिवर्तन का प्रारंभ, समाज के परिवर्तन का प्रारंभ अपने स्वयं के मन के और अपने घर के परिवर्तन से प्रारंभ होता है। ये याद रखकर सारे स्वयंसेवक चले, ऐसे स्वयंसेवक बनाने का अपना काम है। और देश में कोई एक अलग गुट, अलग संगठन ऐसा बना तो फिर से वही ठेकेदारी वाली बात काम करेगी। ये सबका काम है, संपूर्ण समाज का काम है। हृदय में विजिगीषा उत्पन्न करने वाली, सब निराशा को दूर भगाने वाली ये बात है। और इसलिए इस संघ के कार्य में अब सब लोगों को इसलिए हम बुलाते देखने के लिए कि हम सबका ये काम है। संघ देश में एक अलग संगठन अलग बनना नहीं चाहता, संघ संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि देश के भाग्य का उदय संपूर्ण समाज के उद्यम से होगा। संगठन, पार्टी, सरकार, नेता, इनको ठेका देने से काम नहीं होता। ये है आवश्यक, इनकी भूमिका है, लेकिन इनकी भूमिका वो ठीक से करे, इसलिए समाज को एक विशिष्ट तैयारी को लेके सतत चौकस रह के, सतत जागरूक रह के उन पर नजर रखते हुए खड़ा होना पड़ता है। ऐसा समाज बनाने के लिए जो छोटी मोटी मन की अपनी दुर्बलता है, काम करने में अटक बनती है, उनको हटा के आज हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो तो आज इस विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन और सीमोल्लंघन दोनों हमने ठीक तरीके से किया, ऐसा हो जाएगा और उसके कारण देश का भाग्य बदलेगा। इतना ही एक निवेदन आपके सामने मुझे रखना है। आप सभी साधना टीवी की ओर से विजयदशमी उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी के विचार सुन रहे थे। उन्होंने इस पर्व को विजय और संकल्प का दिवस मनाने का संदेश दिया। संघ मनुष्य निर्माण करता है। आज देश में पाक और चीन
अपनी भारतीय सेना को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। युवकों को सेना की ओर प्रेरित करने का उन्होंने अनुरोध किया और सरकार से भी कहा कि वो इस ओर विशेष ध्यान रखे। विदेश चीन की बजाय हमारे देश से संबंध बनाएं, ये प्रयत्न हमारी सरकार को करना चाहिए। साधना टीवी के प्रबंध निदेशक श्री राकेश गुप्ता और मैं महेश चंद्र शर्मा आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने बताया कि कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद की चिंता पर व्यक्त करते हुए मोहन भागवत जी ने बताया कि गुलाम कश्मीर वापस लिया जाए, देश परावलंबी न हो, स्वावलंबी बने और अपनी ओर देखने और नमन करने की जरूरत है। मानव मूल्य कम हो रहे हैं। महात्मा गांधी के 7 वाक्यों को उदाहरण देते हुए उन्होंने जीवन को सक्षम बनाने के लिए स्वावलंबी बनाने का संदेश दिया। धन्यवाद।